हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में एपी ख़त्म कर चुके हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई वो जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी तो आप लोगों को आ ही गया होगा समझ में, है ना। तो भाई जीपी क्या होता है देखो। जैसे सपोज आपको एक ऐसे सीक्वेंस दे रखी है A1 A2 A3 A4 अप टू AN। ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस दे रखी है और आपको चेक करना है ये जीपी है कि नहीं। होती क्या है जीपी, जैसे सपोज आपने A2 अपॉन A1 निकाला, A2 और A1 की रेशियो निकाली, कुछ आ गई, ठीक है। फिर आपने A3 अपॉन A2 निकाला, फिर आपने A4 अपॉन A3 निकाला, ठीक है। ऐसे आपने रेशियो निकाली सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की, फिर थर्ड और सेकंड की, फिर फोर्थ और थर्ड की। मान लो ये सब रेशियो सेम आ रही है, ये सब रेशियो सेम आ रही है। मतलब आपने सपोज nth टर्म जो अपनी लास्ट टर्म है उसको उससे पहले वाली से डिवाइड किया an-1 से, और ये सारी रेशियो सेम आ रही है। तो इसको हम r से डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ठीक है भाई, कॉमन रेशियो। जैसे वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होती है। तो यही है जीपी, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर एक दो टर्म्स जो कंसेक्यूटिव दो टर्म्स हैं उनकी रेशियो जो है वो हर जगह सेम हो। किसी भी टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड करूं तो जो रिज़ल्ट आए वो सेम ही आए हर बार, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास होती है एक सीक्वेंस 2 4 8 16 ऐसे चल रही है, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये जीपी है कि नहीं। तो देखो इन दोनों की रेशियो आप निकालोगे 4/2, 2 आ जाएगा ना। फिर अगर आप इन दोनों की रेशियो निकालोगे 8/4, 2 आ जाएगा। फिर अगर आप इन दोनों की रेशियो निकालोगे 16/8, ये भी 2 आ जाएगा। तो क्योंकि सब जगह रेशियो सेम है, हाँ भैया ये जीपी है, ठीक है। मान लो ऐसे होता 2 4 6 ऐसे चल रहा होता। अब आप 4/2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन 6/4 करोगे तो 2 तो नहीं आएगा ना, है ना। तो रेशियो सेम नहीं है, तो ये जीपी नहीं है। समझ गए क्या होता है जीपी। एपी में क्या होता था, हमारा डिफरेंस सेम होता था। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो ये एपी तो है बट ये जीपी नहीं है क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 4, डिफरेंस अलग है, इसीलिए ये एपी नहीं है। तो भाई क्वेश्चन में लिखा नहीं होएगा, अभी जब मिक्स्ड आप पढ़ोगे क्वेश्चन लिखा नहीं होता है एपी है जीपी है। आपने खुद आइडेंटिफाई करना है एपी है कि जीपी है, फिर उसकी आइडेंटिटीज़ वगैरह लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ऐसे एक सीक्वेंस दे दी, वो कह रहा है भाई इसका कुछ भी nth टर्म निकालो, कुछ भी ड्रामा करो, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा वो एपी है या जीपी है। तो अगर तो भैया जैसे इसमें 2 का गैप है, डिफरेंस सेम है तो एपी है। डिफरेंस सेम नहीं है तो ज़रूरी नहीं है जीपी होगी, और भी चीज़ें होती हैं। तो जीपी कैसे चेक करना है, रेशियो सेम होनी चाहिए, जैसे ये दिखाया आपको, ठीक है। आप यूँ भी देख सकते हैं कि किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे जा रहा हूँ और ये जीपी आगे बढ़े जा रही है। देखो 2 को 2 से करा तो 4 आया, फिर 4 को 2 से करा तो 8 आया, 8 को 2 से करा तो 16 आया। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, है ना। तो जीपी बेस्ड होती है बेसिकली प्रोडक्ट पे कि एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ऐसे एपी किस पे बेस्ड होती थी, डिफरेंस पे, एक नंबर ऐड होता जाता था, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कह लो ना, है ना। ऐसे जीपी में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है नंबर आगे, एक पर्टिकुलर सेम नंबर, जिसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है A2/A1 किसके इक्वल है, आर के। चलो आगे समझाता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मान लो आपको एक जीपी दे रखी है A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। तो आपको अभी बात समझाई थी ये जीपी है, इसका मतलब A2/A1 इक्वल होगा A3/A2 के, इक्वल होगा A4/A3 के। ऐसे ये सारे इक्वल होंगे, है ना। इस तरीके से चलते जाएंगे, कहाँ तक, AN/AN-1 तक, ठीक है ना।
कोई भी टर्म को उससे पिछली से डिवाइड करो, रेशियो सेम आएगी, तभी तो जीपी है जिसे हम आर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मान लो जो आपका फर्स्ट टर्म है वो ए है, ऐसा आपने मान लिया कि भैया फर्स्ट टर्म ए है। अब आपको दिख रहा है यहाँ से A2/A1 जो है इसे हम क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो A2 कितना आ जाएगा, A1 इंटू आर नहीं आ जाएगा। A1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और A1 की वैल्यू क्या है, A, तो मतलब A2 क्या आ गया भैया, AR। A2 क्या आ गया, AR। A1 इज़ A, A2 इज़ AR। चलो A3/A2 भी क्या है भाई, A3/A2 भी तो R ही के इक्वल है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो A3 किसके इक्वल हो गया, A2 इंटू आर, और A2 अभी हमने निकाला है यहाँ से AR, तो इस A2 की जगह अगर मैं AR लिख दूँ और ये R तो है ही, तो क्या आ जाएगा, ये AR² नहीं आ जाएगा। तो आपका A3 निकल गया, A3 क्या निकल गया भैया, AR²। सही है। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ से देखूँ A4/A3 क्या है, A4/A3 R है, वो भी A4/A3 भी तो R है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इंटू आर, और A3 क्या निकाला है अभी हमने, ये रहा, कितना है, AR², और ये क्या है, R, तो R² इंटू आर क्या हो गया, R³, AR³ आ गया। तो क्या दिख रहा है आपको फाइनली कि भैया फर्स्ट टर्म क्या थी अपनी A, सेकंड टर्म क्या थी, सेकंड टर्म ये रही AR, थर्ड टर्म क्या थी AR, क्या है थर्ड टर्म, ये रही AR², फोर्थ टर्म क्या थी AR³, है ना। तो जो अपनी जीपी बन गई वो किस तरीके से बन गई कि जीपी की पहली टर्म हो गई A, दूसरी टर्म हो गई AR, है ना, तीसरी टर्म हो गई AR², फिर चौथी टर्म हो गई AR³, और ऐसे चल रही है। क्या दिख रहा है आपको पैटर्न कि R मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहली टर्म में R मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म आ गई, दूसरी को R से मल्टीप्लाई किया, तीसरी आ गई, तीसरी को R से मल्टीप्लाई किया, चौथी आ गई, ऐसे ही। तो मतलब R मल्टीप्लाई हो रहा है। वही तो मैं पीछे आपको समझा रहा था कि भैया जीपी कैसे बनती है कि एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाता है, जबकि एपी में क्या होता था, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता चला जाता था। ठीक है ना। तो ये अपनी जीपी है। अब यहीं से देखो आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी, जैसे मैंने डिफरेंस में बताया था कि भैया पहली टर्म ए है, उसमें आर तो नहीं है ना एक भी, पहली में आर कहाँ से आ गया, आर तो सेकंड से आएगा, मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। तो सेकंड में एक आर आ गया, थर्ड में 2 आर आ गए, फोर्थ में 3 आर आ गए। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, पहली में आर नहीं था, तो वही आर जो है वो ए से 1 साल छोटा है, ए के बाद आया, आर सेकंड टर्म से आना शुरू हुआ है। तो सेकंड में 1 आर है, थर्ड में 2 आर है, फोर्थ में 3 आर है, तो फिफ्थ में कितने होंगे भाई, एक एक आर आए जा रहे हैं ना। और तो फिफ्थ क्या होगा, AR⁴। फिफ्थ टर्म है तो 4 आर है, 10th टर्म होती तो कितने आर होते, 9, है ना, एक कम होएगा। तो ऐसी nth टर्म होगी तो कितने आर होंगे, एक कम इससे, n-1। तो ये भैया फॉर्मूला बन गया nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है जी। तो ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया जीपी का कि जीपी की nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म निकालनी हो किसी भी जीपी की, an, तो क्या है वो, A इंटू आर रेज टू द पावर n-1, वेयर ए इज़ वॉट, ए क्या है भाई यहाँ पे, ए है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो। ठीक है ना। आर कैसे निकालते हैं ये बता ही दिया आपको, किसी भी टर्म को उससे पिछली टर्म से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ऐसे अपनी आर निकल जाती है। आगे बात समझ में। तो अब इस फॉर्मूले से आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, इससे निकल जाएगी ना। मान लो इसी फॉर्मूले से मैं आपको कहूँ 50th टर्म निकालो भाई, 50वीं टर्म निकालनी है, तो निकाल लोगे, क्या दिक्कत है, n की जगह 50 तो लिखना है। तो AR पावर कितनी हो जाएगी, 50 - 1 49। अब अगर A और R पता होंगे तो बस यहाँ पुट करना, क्वेश्चन हो जाएगा। सही है।
तो ये आ गई nth टर्म ऑफ GP। जैसे nth टर्म ऑफ AP होती थी ना A + n-1D, ऐसे ये GP का फॉर्मूला है। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, तो ये तो हो गई nth टर्म। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, ऑफ अ GP। एक GP की n टर्म्स का सम कैसे निकलता है वो देखना है आज हमें। ठीक है, कि भैया उसने कह दिया एक GP है ऐसे A1 A2 A3 अप टू AN, और हमें इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, अब अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, चलो करते हैं फाइंड। तो सम को हम एज्यूम कर लेते हैं SN है। सम पता ही आपको क्या होता है, सबको ऐड कर दो बस, सिंपल। A1 A2 A3 अप टू किधर तक, AN तक, है ना। फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक सबको ऐड कर दो, आपको SN मिल जाएगा। यही तो होता है SN। अब A1 है क्या भाई, A1 थी अपनी फर्स्ट टर्म, उसको हमने A लिख दिया। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाती है GP में, AR, अभी पीछे आपको बताया था। थर्ड टर्म क्या हो जाती है, AR², है ना। और nth टर्म क्या होती है, AR⁻n-1, बताया था ना ये सब पीछे। ठीक है भाई, पीछे का लिख लिया करो ताकि आप अपनी नोटबुक से देख सको क्या कराया क्या नहीं कराया, अगर याद नहीं रहता तो अब हमें ये सम फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे सोचते हैं। देखो बच्चों, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ, ये जो आई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को दोनों साइड R से मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी जो कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, R × SN। इसको R से किया तो A × R, इसको R से किया तो A × R², इसको R से किया तो A × R³। ऐसे चलते चलते क्या होएगा, लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसको R से करूँगा तो R की एक पावर बढ़ जाएगी ना भाई, सबको R से करा है तो सब में एक एक R आ गया, तो R की पावर बढ़ रही है। इधर एक थी तो दो हो गई, दो थी तो तीन हो गई। इसमें n-1 है, इसमें एक R और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर एक बढ़ जाएगी ना, n हो जाएगी। सही है ना, ये तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर R की पावर n-1 को R से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगी। 1 पावर है, पावर ऐड करूँगा तो n-1 में 1 ऐड करूँगा तो n ही तो आएगा। सही है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या करा, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ। SN में से R × SN को माइनस किया तो ये आ गया SN - R × SN। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर दिया। इधर क्या होगा, देखो ये A तो है नहीं, नीचे कहीं पे भी नहीं है ना, तो ये जो A है ये तो बच जाएगा। ये देखो ये AR है पॉजिटिव और ये AR है नेगेटिव, तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। ये भी AR है, ये भी AR है, कट गया, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। ये AR² है, ये AR³ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये भी कट जाएंगे। अब इसके आगे मैंने बीच में टर्म्स लिखी नहीं है, पर हैं तो और भी ना टर्म्स, के नहीं है, हैं। तो इससे अगली टर्म क्या होगी, AR³ होगी। AR³ पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव है, तो मतलब ये भी उससे कट गया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, कि भैया AR² के बाद जो अगली टर्म होगी वो AR³ होगी, वो इसमें है बट मैंने लिखी नहीं है, कितनी सारी लिखूंगा। नीचे वाली में भी AR³ है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, दोनों कट गए। सही है, इस AR की पावर n से पहले कौन सी टर्म होगी, पीछे एक पावर कम होगी ना, तो इससे पहले एक टर्म रही होगी जिसमें R की पावर कितनी होगी, n-1, और ये ऊपर वही टर्म है, तो ये पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव होगी, तो ये भी कट जाएगी। समझ रहे हो भाई बात, कि ये पॉजिटिव A × R की पावर n-1 है। नीचे वाली इक्वेशन में भी इससे पहले जो टर्म रही होगी, जो कि है ही इसमें, हमने लिखी नहीं है ना, बहुत सारी टर्म्स हैं बीच में, तो इससे पहले वाली में R की एक पावर कम होगी, मतलब n-1 होगी, तो ये और वो टर्म सेम ही होगी, तो ये टर्म उससे कट जाएगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे वाली नेगेटिव है, तो सब कट गई। बचा क्या, सिर्फ बचा यहाँ पे एक तो ऊपर वाली में A, पॉजिटिव A, ऊपर वाली की तो सारी कट गई, और नीचे वाली में क्या बचा, ये लास्ट वाली नेगेटिव ऑफ दिस माइनस AR की पावर n। सही है बच्चों, अब इसमें से देखो आपको SN कॉमन आता हुआ दिख रहा है, नीचे क्या है 1 - R,
इधर से a कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ये क्या है 1 माइनस आर की पावर n, इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये हमारा एस एन का फॉर्मूला बन गया भाई, एस एन का फॉर्मूला। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो पेपर में डेरिवेशन नहीं आती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस फॉर्मूले को याद करो, काम खत्म। कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो जीपी का, सीधा इससे निकल जाएगा। ए आपको पता ही है फर्स्ट टर्म होती है, आर आपको पता है कॉमन रेशियो होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी वालों ने भाई 2 आइडेंटिटीज़ लिख रखी है, एक्चुअल में वो 2 है नहीं, बट वो बच्चों के लिए काम आसान करने के लिए इन्होंने कर दिया क्या, वो कहते हैं भैया अगर आर 1 से छोटा हो ना आपका, जो आप कॉमन रेशियो निकालोगे, अगर वो 1 से छोटी है तो यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आर 1 से ज़्यादा है, इसमें से बेटा ऊपर से माइनस कॉमन लूँ और नीचे से माइनस कॉमन लूँ तो कट जाएगा ना। अब अगर मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया होता तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, नीचे से भी माइनस कॉमन लूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो है तो ये भी यही, ये भी यही है ना। बट एनसीईआरटी वालों ने 2 अलग अलग फॉर्मूले दे दिए कि भैया वो कह रहे हैं एस एन को ये यूज़ करो जब आर 1 से ज़्यादा हो, एस एन को ये यूज़ करो जब आर 1 से कम हो। ऐसा क्यों करा उन्होंने, जबकि फॉर्मूला तो सेम है। उन्होंने ये इसलिए कर दिया, कई बार ही क्या होता है बच्चों, आर आपको बताया जैसे 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, एन ना बहुत ज़्यादा होता है, आर की पावर एन, अगर एन बहुत ज़्यादा होता है तो हम कैलकुलेट नहीं करते, उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। जैसे 3 की पावर 50 निकालनी है तो निकालेंगे नहीं, हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर में, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, अगर आपका आर बाई चांस यहाँ पे 3 रख देते हैं आप, तो 1 माइनस 3 नेगेटिव आ जाता, नीचे -2 आ जाता, ऊपर आप सॉल्व करोगे नहीं तो आंसर नेगेटिव दिखता है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं नेगेटिव आ रहा है, जबकि वो ऊपर सॉल्व करते नहीं है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया आंसर आपका दिखे, पता चले जीपी में सारे पॉजिटिव नंबर हैं, आपको लग रहा है आंसर नेगेटिव है, तो ऐसा धोखा नहीं होगा कभी अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे। बाकी जो समझदार लोग हैं उनको कोई दिक्कत लगती ही नहीं। फिर भी एनसीईआरटी जो कह रही है, मान लो क्या जा रहा है तो दोनों फॉर्मूले सेम ही, कि अगर आर 1 से छोटा है तो ये लगाओ, आर 1 से ज़्यादा है तो ये लगाओ। अब एक चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, मज़े की बात लेकिन वही है कि भैया अगर आर 1 हो तब क्या लगाएंगे, तब एस एन क्या होगा, ये है सोचने वाली बात। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो कि अगर जीपी का आर 1 होगा तो इन दोनों में से कोई लग सकता है, इन दोनों में से तो कोई नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर जीपी का आर 1 हुआ और आप नीचे 1 डाल दोगे तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, सम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये कोई सही बात थोड़ी है, सम क्यों है, ज़रूरी थोड़ी है नॉट डिफाइंड होगा। इधर देखो, मान लो एक जीपी ली मैंने ऐसे 2 2 2 2 2, ठीक है, इसमें मैंने 5-6 टर्म्स ले ली, जितनी भी ले ली, क्या ये जीपी नहीं है, पहले ये बताओ। है, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 है, 2/2 1 2/2 1 2/2 1, तो ये जीपी है भैया, ये जीपी है। अब ये जीपी है तो क्या ये दोनों फॉर्मूले तो मैं लगा नहीं पा रहा, नॉट डिफाइंड आ रहा है। इसका सम कोई नॉट डिफाइंड थोड़ी है, इनका सम नहीं पता तुम्हें, 2 को 6 टाइम्स ऐड करूँगा तो 12 ही तो आएगा सीधा, तो सम तो डिफाइंड है, पर ये फॉर्मूले तो लग नहीं पा रहे, तो क्या करें ऐसे में। तो जब भैया आर आपका 1 होगा ना, तो आपने सीधा इनमें से कोई फॉर्मूला लगाना, n इंटू ए करना है, n इंटू ए, ठीक है, याद रखना। ये वैसे पूछते नहीं है सीबीएसई में, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है बात, कभी कोई पूछ ले आपसे कि आर अगर 1 हो जीपी में तो एस एन क्या होगा, तब एस एन होगा n इंटू ए। सिंपल है यार, एक जैसे नंबर है उनको ऐड करना है बस, 2 2 2 2 को ऐड करूँगा 6 बार तो सीधा 2 इंटू 6 नहीं कर दूँ, अगर 2 को 6 बार ऐड करना है तो 2 इंटू 6 कर सकते हो। ऐसे ही ए को ऐड करूँगा अगर n टाइम्स, भाई सारी टर्म्स मान लो ए है, ए ऐसे लिखा हुआ है, तभी तो कॉमन रेशियो 1 होगी। तो अगर सारी टर्म्स ए है और ए को ही ऐड करना है बार बार, कितनी बार, n टाइम्स, तो सीधा n इंटू ए कर दो ना, समझ गए। बाकी आपके तो मेन यही हैं जो एनसीईआरटी में यूज़ होंगे दोनों, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई डेरिवेशन, समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो पेपर में तो आनी नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो भाई, ठीक है। चले आगे, चलो देखते हैं आगे। अगला कंसेप्ट आता है भाई ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन होता था ऐसे ही बच्चों ज्योमेट्रिक मीन होता है, कि भाई मान लो 2 नंबर्स दे रखे हैं आपको a और b, और आपको किसी ने कहा कि भाई इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो।
इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। मतलब एक ऐसा नंबर निकालो जो इन दोनों के बीच में अगर मैं रख दूं तो जीपी बन जाए। क्या बन जाए? जीपी। जैसे दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर रख के एपी बनती है तो उसे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ऐसे ही दो नंबर के बीच में अगर एक नंबर रख के जीपी बन जाए तो उसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में रखा, तो अब ये एक जीपी बन गई। और जीपी कैसे पता लगता है आपको ये जीपी है कि नहीं? आपको पता ही है, अगर ये जीपी है तो जो इन दोनों की रेशियो है वही इन दोनों की रेशियो होनी चाहिए, है ना। जीपी क्या होती है कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की जो रेशियो है, यानी जीएम अपॉन ए, इट शुड बी इक्वल टू अगली दोनों की रेशियो, थर्ड अपॉन सेकंड। सही है, तो इससे क्या पता चला है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो जी एम की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला आ गया कि दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कभी भी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, मतलब उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कर दो, आपको उनका जी एम मिल जाएगा। एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो उनके बीच में रख के ए पी बनाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ना, जैसे मान लो ऐसा होता 2 और 8 होता, और मैं आपको कहता इसके बीच में कोई नंबर रखो जिससे क्या बन जाए? जीपी बन जाए। तो मैंने मान लो उसको जीएम ही लिख देता हूँ। तो जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8 कितना आ गया बच्चों? 16, है ना। 4 आ गया, तो मतलब अगर मैं इनके बीच में 4 रख दूँ तो जीपी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी भाई, बिल्कुल बनेगी। अगर आप 4 लिख दोगे बीच में तो 2 4 8, क्या ये जीपी नहीं है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, सही है ना। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो अब इससे एक बात और पता चली कि इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, अगर ए बी सी जी पी में है तो बी जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा ए और सी का। बी क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी। तो बी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए सी के। ए सी का ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही तो निकलेगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी करके। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? ए सी के। तो एक ये रिजल्ट आ गया जो आगे काम आएगा कि भैया अगर 3 नंबर जीपी में है ना तो बीच वाले का स्क्वायर कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना ये बात भाई। ऐसे ही उल्टा भी यूज़ करना पड़ जाता है कई बार। वो कहता है प्रूव करो 3 नंबर जीपी में है, तो अगर आपने ऐसा कुछ प्रूफ कर दिया ना कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो आप उससे कह सकते हो कि ए बी सी आर इन जी पी। सही है, कभी भी आ गया ना बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इससे आप 2 बातें लिख सकते हो कि ए बी सी आर इन जी पी, और यूँ भी लिख सकते हो सी बी ए आर इन जी पी। दोनों ही जी पी होंगी ये। ठीक है, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है तो उस वाले नंबर को अगर मैं इनके बीच में डाल दूं तो एक जीपी बनेगी, क्योंकि वो नंबर इनका ज्योमेट्रिक मीन है। इनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, चाहे ए पहले लिख लो सी बाद में, चाहे सी पहले ए बाद में। बीच वाले का स्क्वायर हमेशा कोने वाले दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जीपी में। ठीक है, तो अगर रास्ते में कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ए बी सी आर इन जी पी एंड सी बी ए आर इन जी पी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया भाई ज्योमेट्रिक मीन। अब एक रिलेशन आता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, कि 2 नंबर्स हैं, क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, कि ए एम और जी एम में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या है क्या नहीं है, वो देखना है हमें। ठीक है, मान लो भाई 2 नंबर्स हैं ए और बी, 2 नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, इनका अर्थमेटिक मीन हम ए एम लिख रहे हैं और इनके ज्योमेट्रिक मीन को हम जी एम लिख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के अर्थमेटिक मीन को क्या लिख रहा हूँ? ए एम, इनके ज्योमेट्रिक मीन को जी एम। तो आपको पता ही है ए एम क्या होता है? ए एम होता है ए प्लस बी बाई 2। ऐसे निकलता है ना 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन। और उनका जी एम अभी पढ़ाया क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आपको ए एम भी पता है, जी एम भी पता है। अब हमें इनमें रिलेशन बताना है कि ए एम बड़ा है कि जी एम बड़ा है, ऐसा कुछ चेक करना है हमें। तो नंबर रख रख के थोड़ी चेक करते रहोगे। अगर आप ए और बी की जगह 2-2 नंबर रख के बार बार चेक करते रहोगे, कब तक करोगे? आपको एक ऐसा कोई प्रूफ देना है जिससे आपको पता लग जाए ए एम बड़ा होगा हमेशा के जी एम बड़ा होगा। देखते हैं। देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताई है, आपको मैंने क्या बताई है वो तो पता ही होगी सबको बच्चों को, कि भैया अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, क्या लिख दूँ? कुछ भी दुनिया में लिख दूँ और उसका स्क्वायर कर दूँ,
तो वो हमेशा 0 होगा या उससे बड़ा होगा। ये क्यों लिखा है अभी पता लग जाएगा, ठीक है। वही प्रूफ है, प्रूफ तुम्हें पता ही है उल्टे पुल्टे होते हैं, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा क्यों करा है। इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, कोई काम नहीं आएगा पेपर में, प्रूफ आता नहीं है, इसका रिजल्ट फिर भी किसी क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ जाता है। वैसे तो इसका रिजल्ट भी एनसीईआरटी में कोई खास यूज़ नहीं हुआ, फिर भी 1 नंबर में आपको रिलेशन पूछ सकता है डायरेक्ट क्या है, तो वो रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, पता है ना। इस स्क्वायर को खोल दो भाई, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गया क्या हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा b माइनस 2ab, ठीक है। ये आ गया a प्लस बी, इसको चाहूँ तो यूँ भी लिख सकता हूँ रूट ऑफ ab, एक ही बात है ना। तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और 2 को नीचे ले आता हूँ, तो a प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab, सही है कि नहीं है। और a प्लस बी बाई 2 क्या था भाई, अर्थमेटिक मीन, और रूट ab क्या था, ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या पता चला कि अर्थमेटिक मीन 2 नंबर का हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, कभी कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में यही डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन am एंड gm, तो am इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। तो भैया कंसेप्ट यही है बच्चों जीपी का, और कोई कंसेप्ट नहीं है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये कंसेप्ट सारे अच्छे से समझ लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, सारी आइडेंटिटीज़ रट लो। देखो भाई, आइडेंटिटीज़ समझ में आ गई, डिराइव करनी आ गई, बहुत अच्छी बात है, पर यार याद भी होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि स्पीड तो तभी बनेगी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में डिराइव करते थोड़ी फिरोगे। तो आइडेंटिटीज़ याद होना भी भाई ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करता हूँ हर आइडेंटिटी समझा दूँ, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, बट याद होना भी ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलो बाय, थैंक यू।